राम राम सभी को। कैसी चल रही भाई तैयारी? 2-4 दिन रहे हैं, बिल्कुल करीब आ गए अब तो एग्ज़ाम के हम, है ना। थोड़ा सा अंदर से ऐसा लग रहा होगा कि चल क्या रहा है। पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ी टेंशन हो रही होगी, अन्यथा जो नहीं पढ़ रहा उसको तो क्या चिंता। उसके लिए तो रात भी वही है, दिन भी वही है। पढ़ रहे हो क्या? पढ़ती तो बेटा वजन कम हो जाता। ओह, क्या होता है? और किसने तुलाया था? पूछना मम्मी को, बचपन में किसने तुलाया था। चलिए भाई, सार्थक अंक उस मूल कंसेप्ट में नोट करना सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक। तो सार्थक अंक कोई डिजिट होती है, कोई संख्या होती है, उसमें जो महत्वपूर्ण अंक होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है ना। अब सार्थक अंक की पहचान कैसे करते हैं बच्चों? कोई संख्या आपको दे दी, जैसे ये संख्या आपको दे दी भाई कि 00395, इसमें सार्थक अंक बताओ। यानी कि काम जो महत्वपूर्ण अंक हैं वो ही हमें क्या करने हैं? काउंट करने हैं, गिनने हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप, सार्थक अंक निकालने के लिए कुछ नियम है हमारे पास, तो एक एक नियम की आपसे बात करेंगे। तो पहला हमारा जो रूल है वो है कि गैर शून्य अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है ना। नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है ना, यानी कि उनमें ज़ीरो नहीं होगी, वो सभी क्या कहलाएंगे बच्चों? सार्थक अंक कहलाते हैं। देखिए नियम की बात कर रहे हैं तो हमने पहला नियम कहा कि सभी गैर शून्य अंक यानी कि नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है ना, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं बच्चों। सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल की आपसे बात करें पहले नियम में, तो हमने आपसे कहा कि 3521, और भी संख्या कुछ भी जोड़ लो, 9 जोड़ लो, 7 जोड़ लो। इसमें शून्य दिख रही है क्या बेटा? नहीं दिख रही। तो आप बता सकते हो कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल? गिन लेना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अगर शून्य नहीं आ रहा तो आप जितने भी अंक दिए हुए होते हैं सभी को काउंट करोगे और सभी की सभी क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे बेटा। तो इसमें हमारे पास सार्थक अंकों की संख्या हो गई कितनी? 6, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कह देता कि 41, इसमें सार्थक अंक कितने बेटा? 2। वेरी गुड, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं सेकंड रूल की। देखिए आप, मैंने कहा कि गैर शून्य अंक के बीच में आने वाले सभी शून्य क्या कहलाते हैं बच्चों? सार्थक अंक कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे सिरे हैं, दोनों कॉर्नर जो हैं, उन पर तो कैसे अंक होने चाहिए? गैर शून्य अंक होने चाहिए। गैर शून्य अंक यानी कि नॉन ज़ीरो, कौन से? 1 to 9, 1 से और 9 तक के, ठीक है ना। जैसे देखिए आप, गैर शून्य अंक के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए आप, इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो हमने कहा आपसे 3008। अब मैं आपसे पूछूँगा इसमें सार्थक अंक कितने बेटा?
4, क्योंकि दोनों जो किनारे हैं हमारे सिरे हैं उन पर नॉन ज़ीरो अंक हैं कि नहीं हमारे पास हैं, तो बीच में तो कितनी भी जीरो आ जाएं वो सभी की सभी महत्वपूर्ण होती हैं। आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो उसको 38 3008 ही का हो गया, सही गलत है, यानी कि ज़ीरो महत्वपूर्ण भूमिका में है तो सार्थक अंक के रूप में काउंट हो जाएंगी और सार्थक अंक की संख्या हो जाएगी 4। जैसे और हम बात करें आपसे, कितनी भी जीरो लगा लो, इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे बेटा 6। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट देखिए आप, थर्ड पॉइंट हम कह रहे हैं आपसे कि गैर शून्य अंक के, यानी कि जो नॉन जीरो नंबर है गैर शून्य अंक के बाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है ना, देखो गैर शून्य अंक के बाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है ना, जैसे देखो आप, मैंने कहा 0.00735 ये कह दिया, तो देखो गैर शून्य अंक के बाईं ओर स्थित, अपन सामने से ऐसे देख रहे हैं तो बायां वाला भाग ये रहेगा और दायां वाला भाग ये रहेगा। ठीक है ना, तो अब हम आपसे कहें कि भाई गैर शून्य अंक कौन सा है यहाँ पर 7, और इसके बाईं ओर जितनी भी आपको जीरो दे रखी हैं आप उनको सार्थक अंक के रूप में काउंट नहीं करोगे बच्चों। तो यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई 4। कर दोगे क्या ऐसे क्वेश्चनों को? नेक्स्ट रूल की हम आपसे बात करें तो देखिए आप, रूल नंबर 4 क्या कहता है आपसे, हमने कहा दशमलव बिंदु के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव बिंदु के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं केवल तभी जब उनके बाद में कोई गैर शून्य अंक ना आए। ठीक है ना, देखिए दशमलव बिंदु के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं केवल तभी जब उनके बाद गैर शून्य अंक न आए। गैर शून्य अंक न आए। ठीक है बच्चों, देखिए एग्जाम्पल, मैंने कहा कि टू 0.00। ठीक है ना, नियम को पढ़ो, दशमलव बिंदु के दाईं ओर, तो ये दशमलव बिंदु और इसके दाईं ओर 0 दे रखी है ना, तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। कब? केवल तभी जब उनके बाद गैर शून्य अंक न आए। ठीक है ना, अब हम आपसे कहें कि इसमें आपको सार्थक अंक की संख्या कितनी दिख रही है बच्चों? कितनी? 4। नियम को पढ़ो पहले बेटा। ठीक है ना, तो कितनी का हो गया आप? 4। जैसे देखो नेक्स्ट और एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कहा 0.006934000। ठीक है ना, अब मुझे इसमें सार्थक अंक की संख्या आप बता सकते हो क्या बच्चों? कोशिश करो। 7। समझ में आया 7 कैसे आई? नियम को पढ़ो, दशमलव बिंदु कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है, तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर स्थित
तो दशमलव बिंदु के तो दाईं ओर ये भी स्थित हैं, लेकिन मैंने कहा दशमलव बिंदु के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं केवल तभी जब उनके बाद गैर शून्य अंक ना आए। इन दो के बाद तो गैर शून्य अंक आ गया, तो ये दो तो सार्थक अंक हमारे पास नहीं होंगी ना, लेकिन ये तीन तो भाई दाईं ओर स्थित हैं और इनके बाद में कोई सार्थक अंक नहीं है। आया समझ में बच्चों? तो ये क्या कहलाएंगी? अब सार्थक अंक कहलाएंगी। कितनी संख्या? 7। ये पॉइंट समझ में आ गया क्या सभी के? यही थोड़ा सा टफ है बस। आया बेटा? मैंने कहा 9340, इसमें कितने सार्थक अंक? 4। भाई ये दशमलव के बाद दाईं ओर 0 तो है, लेकिन इसके बाद में गैर शून्य अंक आ गया ना, इसलिए इस 0 को हम सार्थक अंक नहीं कह सकते बच्चों। जबकि इसके बाद में कोई भी गैर शून्य अंक नहीं है, तो ये सार्थक अंक के रूप में क्या हो जाएगी? हमारे पास काउंट हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बोलो बेटा। चलिए भाई, नेक्स्ट हमने आपसे कहा फिफ्थ रूल। देखिए आप क्या कहता है कि गैर शून्य अंक के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं केवल तभी जब वो किसी माप में आते हैं। पॉइंट को देखिए, मैंने कहा गैर शून्य अंक के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं केवल तभी जब वे किसी माप में आते हैं, ठीक है ना। गैर शून्य अंक के दाईं ओर स्थित सभी शून्य भी सार्थक अंक होंगे, लेकिन कब? जब वो किसी माप में आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने आपसे कहा कि 1090 मीटर, तो माप किस में मापी जा रही है? मीटर में। तो जो 0 आ रहा है वो काउंट होगा। तो सार्थक अंक की संख्या इसमें कितनी हो गई बच्चों? 4। मैंने कहा 100 सेंटीमीटर, तो सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अगर माप में आते हैं गैर शून्य अंक के दाईं ओर, बाईं ओर नहीं, दाईं ओर, तो आप उनको सार्थक अंक के रूप में काउंट करोगे। ठीक है ना। ये रूल है। एक छोटा सा ये और ध्यान रखना कि जैसे आपको आ जाता है 6.022 इंटू 10⁻23, इसमें सार्थक अंक की संख्या बताइए। ठीक है ना। तो जो घात दे रखी है ना वो सार्थक अंक कभी नहीं होगी। जो नॉर्मल संख्या ना, जो और नियम हमने पढ़े उनके अकॉर्डिंग जो फॉलो करेगा वही सार्थक अंक है। तो सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी? इनमें कितनी हो जाएगी? 4। भाई दो गैर शून्य अंक के बीच में आ रही है शून्य, तो सार्थक अंक के रूप में काउंट होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सार्थक अंक की संख्या कितनी है? 4। मैंने कहा 3 × 10⁸, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे बच्चों? 1। वेरी गुड। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत है क्या आपको? एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से सार्थक अंक से, आसान सा। एक बार आप नियम पढ़ो, लिखो, कोई डाउट हो तो मेरे से क्लियर करो। ठीक है ना।
रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के 3 नियम है बेटा, और सीधा सीधा पूछ लिया जाता है आपकी जेट की एग्ज़ाम में कि पहला जो रूल्स है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है ना, पूछ लिया जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। क्या होता है ये नियम कि ऊर्जा को न तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यही है कि जो द्रव्यमान रहता है वो संरक्षित रहता है। ठीक है ना, जितनी मात्रा रिएक्टेंट की होती है द्रव्यमान की उतनी किसकी रहेगी, प्रोडक्ट की रहेगी। ठीक है ना, बात करते हैं दिया किसने। आपसे जनरली पूछता है कि भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम में दिया किसने, तो ये दिया था बच्चों एंटोनी लेवोसियर ने। किसने? एंटोनी लेवोसियर ने दिया था। और हमारे जो रसायन विज्ञान के पिता हैं वो कौन है बेटा? एंटोनी लेवोसियर हैं। ठीक है ना। सेकंड हम आपसे बात करते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? स्थिर अनुपात से संबंधित आप समझ रहे हो, जैसे हम आपसे बात करें कि भाई H2O, क्या कही हमने? H2O में हम आपसे कहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो क्या रहने वाला है, तो अरे 1:8। हमेशा कितने हाइड्रोजन की बात करते हैं? 1 की बात करेंगे। एक हाइड्रोजन का भार कितना है यहाँ पर? 8, और एक ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। तो दोनों का जब हम निकालते हैं तो वैसे कितना निकलता है? 2:16। इसको सरलतम रूप में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 1:8 आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मैं आपसे कहूँ कि CO2 में अनुपात क्या आने वाला है? कार्बन का कितना भार होता है? 12, ऑक्सीजन का 16 दूना 32। तो किससे 4 से कर लो आप, 4 × 12 और 4 × 32। यानी कि जो ये अनुपात आपको दिख रहा है तो देखिए H2O में जो अनुपात है वो सदैव क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, 1:8। CO2 में जो अनुपात है 3:8 ये रहेगा। जैसे मैं कहूँ कार्बन मोनोऑक्साइड में अनुपात क्या रहने वाला है, तो कार्बन का भार कितना? 12, ऑक्सीजन का कितना? 16, तो 4, 3:4। ये था स्थिर अनुपात का नियम। यानी कि जो यौगिक हैं उनमें जो अपने एटम दिए हुए हैं उनका अनुपात सदैव क्या रहता है? निश्चित रहता है। और नियम क्या कहलाता है? स्थिर अनुपात का नियम। गलती से पूछ भी ले कि H2O में अनुपात क्या रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो 1:8। भाई उसका सरलतम रूप भी तो लिखते ना बेटा, इसलिए तो निकाल सकते हो आप। बाहर मैंने लिखा दिया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए बच्चों बात करें भाई किसने दिया था ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। आपको ये पूछता वो लगभग तो दिया किसने, तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था ये, जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है। थोड़ा हमसे बात करें गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम दिया था किसने? जॉन डाल्टन ने। किसने बेटा? जॉन डाल्टन ने। आपकी जेट की एग्ज़ाम में यहाँ से जो क्वेश्चन बने वो सीधे सीधे क्वेश्चन बने, या फिर जो पूछा गया है वो अनुपात पूछा जाता है कि भाई CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। ठीक है ना। तो जॉन डाल्टन ने दिया था ये।
याद करके जाने एग्ज़ाम में, ठीक है ना। एक बार इनको छाप लो भाई।